फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, हम हिंदी की जो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना वो बुक और जो अभी लेटेस्ट में चल रही है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इस दोनों बुक का जो मैटर है वो कंप्लीट कर रहे हैं। आपको पता है मैं आपको संधि कंप्लीट करवाई है मैंने इससे पहले, और जितना भी उसकी जो एक्सरसाइज थी, जो क्वेश्चंस जो अभ्यास पुस्तिका के पीछे दिए गए थे, अभ्यास प्रश्न, वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं। तो जिन फ्रेंड्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ वो जाकर के देख लें, और जो नए फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो वीडियो है आप उसे लाइक करें। कोई सजेशन हो आपका तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इन वीडियोस को उन तक पहुंचाएं जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, हम पुरानी जो बुक है उसको आधार बनाते हुए दोनों बुक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोनों बुक्स का जो मैटर है उसको हम एक बार अपने आंखों के आगे से निकाल रहे हैं इस चैनल पर। एक्चुअली जो पेपर है उसमें से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं ये जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ये दोनों बुक्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा रही हूँ। आज मैं आपके लिए जो है देखिए, उपसर्ग लिखा हुआ है, ये पीडीएफ बनाते वक्त ये उपसर्ग रह गया, लेकिन उपसर्ग लिखा हुआ है ये। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए, जो उपसर्ग होता है शब्द, वो मूल शब्द के पहले लगता है, उसे कहा जाता है उपसर्ग, और उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वो जो शब्द होता है उसका अपने आप में कोई अर्थ ना होकर के वो जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसका अर्थ जो है उसमें परिवर्तन कर देता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग का मतलब ही यही होता है कि जो आगे जुड़े, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखिए, ये यही बात कह रहा है कि जो शब्द होते हैं उपसर्ग, वो मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उस नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्रता अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, देखिए मैं बता चुकी हूँ आपको, किंतु शब्द के पूर्ण संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बन जाते हैं। देखिए, हार जो है वो एक शब्द है, मूल शब्द क्या है, हार। अब इसमें देखिए कितने प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो लग रहे हैं, और इसका जो मूल रूप है वो बदल रहा है, उसके अर्थ बदल रहे हैं, वो हम देखते हैं। यथा आहार, देखिए यथा आहार, जो हार है उसमें आ लग गया तो भोजन बन गया आहार। हार में उपसर्ग लग गया तो भोजन बन गया, शब्द बन गया भेंट। हार में प्र उपसर्ग लग गया तो चोट बन गई। हार में वी उपसर्ग लग गया तो भ्रमण बन गया। परिहार, देखिए हार के अंदर परि उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ त्यागना हो गया। प्रतिहार यानी कि द्वारपाल हो गया। हार में सम उपसर्ग लग गया तो मारना हो गया। इसी तरीके से जो हार है उसमें उद उपसर्ग लग गया है, तो ये मोक्ष बन गया है। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, उप, प्र, वी, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, ये जो है ये सब उपसर्ग हैं। इसके प्रकार हम देख लेते हैं। यहाँ से कई बार शब्द प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो देखिए, हिंदी में उपसर्ग के 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। तो अब देख लेते हैं हम संस्कृत के जो है उपसर्ग क्या होते हैं। देखिए, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या जो होती है वो 22 होती है। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनको हिंदी में भी प्रयुक्त कर लिया जाता है, और इनकी जो कुल संख्या है वो 22 है। आप संख्या अच्छे से याद रखें कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, 22 होती है। देखिए, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो बताए गए हैं। अति, देखिए अति से बने हुए शब्द जैसे अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि। अब देखिए, इसमें वृष्टि जो मूल शब्द है जो है, अतिक्रमण जो है वो मूल शब्द है। इसी तरीके से अतिशय, अतिशीघ्र, शीघ्र मूल शब्द हो गया। इसी तरीके से जो है अति जो है अंत के आगे लग गया है तो वो अत्यंत बन गया है। संधि में हम पढ़ चुके हैं, जो ई है वो य का रूप धारण कर लेती है तो वो क्या हो जाता है, यण संधि हो जाता है, आपको पता ही है। हम इससे पहले संधि पढ़ चुके हैं। देखिए, संधि विच्छेद जो है वो यहाँ पर बहुत ही काम आएगा। ये जितने भी शब्द हैं इनका आप संधि विच्छेद करते हुए देखते जाएं तो आपका जो है उपसर्ग निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से अत्यधिक में देखिए, अति प्लस अधिक हो गया। अत्याचार जो है अति प्लस अचार हो गया। अति इंद्रिय जो है उसमें अति प्लस इंद्रिय हो गया।
अत्युक्ति, देखिए अति प्लस युक्ति हो गया, अति प्लस उक्ति हो गया, ये जो य है वो ई जो है वो य में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से अत्युत्तम जो है इसमें देखिए अति प्लस उत्तम हो गया। बस इसी प्रकार से जो है देखिए अधि दे रखा है, अधि का मतलब प्रधान और श्रेष्ठ होता है। तो देखिए इससे बने हुए शब्द हैं, ये सभी प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूँ। नवीन हिंदी व्याकरण के अंदर जो जितने भी शब्द हैं वो इस तरीके से ये जो दिए गए हैं वो सारे शब्द मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूँ। देखिए नी उपसर्ग है, निस है, प्र है, परा, परी, प्रति, वी, सु, सम, अन। देखिए हमको ये बार बार क्या है इनको पढ़ना पड़ेगा उपसर्गों को, उसी तरीके से हमको पता चलेगा कि हाँ ये उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रयुक्त हैं अन, अध, उ, उन, ओ, कु, चो, पर, पच, भर, बिन, ती, दु, का, सस, चिर, न, बहु। देखिए ये सारे जो हैं उपसर्ग वो मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ यहाँ पर। और ये मैटर जो है वो देने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि आप इसे बार बार पढ़ें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में देखे गए हैं। खास तौर से जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो तो आप बिल्कुल अच्छे से उनको याद ही कर लें, क्योंकि देखिए इन्हीं उपसर्गों में से मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस। देखिए दुह कोई उपसर्ग नहीं होता, दु उपसर्ग यहाँ पर नहीं दिया गया है। दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परी, प्रति, वी, सु, सम, अन। देखिए ये जो है ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसी तरीके से अंतर, पुनर, प्रादुर, पूर्व, प्राक, पुरस, बहिर, बहिस। आप कम से कम जो है संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वहाँ तक तो आप बिल्कुल इन्हें पढ़ें। देखिए इसमें हिंदी में भी जो है अन, अध, उ, ये सब आपके क्या है कि काम आएंगे। देखिए पर, इसमें आपको ये बार बार क्या है पढ़ना पड़ेगा। देखिए दुह उपसर्ग नहीं था, लेकिन दु जो है वो उपसर्ग है 13 नंबर पॉइंट पे जो दे रखा है, लेकिन विसर्ग के साथ जो दु है वो कोई उपसर्ग नहीं है। यदि वो आता है तो वो गलत है, वो आंसर किसी का भी आंसर नहीं हो सकता वो। देखिए ये जो शब्द हैं इनको देख करके हमको बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा, उपसर्गों को याद रखना पड़ेगा। बस यही एक तरीका होता है उपसर्गों को याद रखने का। ज़्यादा से ज़्यादा जो ये शब्द हैं इनकी आप संधि विच्छेद करके देखते रहें। संधि विच्छेद करने से जो उपसर्ग है वो अलग से निकल के आ जाएगा और मूल शब्द अलग निकल के आ जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपको संधि विच्छेद करने का भी जो है प्रैक्टिस होती चली जाएगी। देखिए संधि के अंदर सब कुछ ही समाहित होता है, उसके अंदर जो उपसर्ग है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए मैंने संधि आपको पहले पढ़ा दी थी ताकि आप संधि विच्छेद कर सकें। देखिए इनको हमें बार बार देखना है। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी उसमें जो है उपसर्ग के नवीन हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, जो अभी जो बुक चल रही है नवीन हिंदी व्याकरण, तो आपको पता ही है कि ये पहले चलती थी और अब बंद हो गई है बुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बंद कर दी है। लेकिन बहुत ही यूज़फुल बुक थी और एग्ज़ाम में इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं ये सॉल्व करवा रही हूँ यहाँ पर आपको पूरा। और इस जो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो बुक है, जो अभी लेटेस्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक चल रही है 9 to 12, वो भी मैं आपको यहाँ पर उसका भी जो है पूरा मैटर करवा रही हूँ। तो देखिए ये उपसर्ग तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दोनों में सेम दिए हुए हैं बुक्स में। इसकी जो प्रैक्टिस है, एक तो इस बुक में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और उस बुक में जो अभ्यास प्रश्न है वो दोनों ही हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा अब अभ्यास प्रश्नों का बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।